तो हम लोग इंपल्स की बात कर रहे थे और इंपल्सिव फोर्सेस की बात कर रहे थे। फिर हम आपको समझाए कि देखो इंपल्स इज नॉट लिमिटेड फॉर द इंपल्सिव सिचुएशन, ये हर जगह यूज हो सकता है। जैसे इंपल्सिव फोर्स नहीं है, ग्रेविटी इंपल्सिव फोर्स नहीं है, लेकिन उसका भी इंपल्स निकाला जा सकता है ना। तो इंपल्स बेसिकली डिफाइन ही कैसे किया गया है, नेट फोर्स dt, डॉट नहीं लगाना चाहिए। बोलोगे सर डॉट क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो फोर्स और स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो डॉट नहीं लगाते हैं ना, याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो हर चीज का ध्यान रखने का। तो इंपल्स इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन एफ dt फ्रॉम t1 टू t फाइनल, है ना। फिर हम आपको बोले थे कि जब सिचुएशन इंपल्सिव हो और हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो, तो इंपल्सिव फोर्सेस तो एक फाइनाइट मोमेंटम चेंज क्रिएट करेगा, लेकिन नॉन इंपल्सिव फोर्सेस उस छोटे से टाइम इंटरवल में ऑलमोस्ट कितना मोमेंटम चेंज क्रिएट करेगा, 0। तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली किसी सवाल में आपसे पूछ ले कि वो टाइम कितना था, वो छोटा सा टाइम कितना था, तो उस समय उस टाइम को 0 नहीं ले सकते हैं। और उस सिचुएशन में आपको नॉन इंपल्सिव फोर्सेस का भी मोमेंटम चेंज निकालना पड़ेगा। याद आ रहा है? कुछ कुछ सब कुछ बोल चुके हैं, कोई दिक्कत? पक्का? चलो फिर हम प्रूफ किए थे कि जो इंपल्स होता है किसी फोर्स का, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसी को हम लोग नाम देते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। इंपल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज इट क्रिएट्स। कोई दिक्कत? पक्का? चलो अब एक चीज बताओ, मान लो ये वन डायमेंशनल फोर्स है। कैसा फोर्स है? वन डायमेंशनल फोर्स है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। एफ एक्स का और डी टी का ग्राफ दिया हुआ, सॉरी टी का। कोई दिक्कत? इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? वर्क देगा? नहीं, इंपल्स देगा। रटो मत, वहां एफ एक्स और एक्स का ग्राफ था तब वो वर्क देता था, रट लिए। अबे आप नालायक, आप इसको सोचो ये y है, क्या है? y, और ये एरिया हो जाता है इंटीग्रेशन y dt। अरे हो जाता है y dx, यही एरिया होता है ना। और यहां पे ये y के जगह पे क्या है? fx dx। तो ये होता क्या? ये होता है एरिया। तो ये भी क्या? एरिया। और फिजिक्स में इसको क्या डिफाइन किया? इंपल्स। अब बोलोगे सर यहां तो फोर्स है, तो हम बोल ही रहे नहीं वन डायमेंशनल सिचुएशन। क्या है? वन डायमेंशनल सिचुएशन। तो इसमें क्या दिक्कत? समझ में आ रहा? तो लिख लो, ये जो एरिया हो जाएगा यही क्या हो जाएगा? इंपल्स, है ना। T1 से लेके T2 के बीच का एरिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? चलो एक सवाल करो। एक कार्ट है, ऐसे समझो फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे, है ना, और एक आदमी है, ठीक है। आदमी ने मकरा लग रहा है, चलो ठीक है, जो भी। 50 kg का, कितने का? इसी क्वेश्चन के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। 50 kg, और ये कार्ट मान लो है 20 kg का, ठीक है। सवाल में दिया हुआ कि पहले दोनों बिल्कुल रेस्ट पे था, दोनों रेस्ट पे था, सिस्टम चुपचाप था। उसके बाद सवाल में लिखा हुआ है इफ द मैन जंप्स, लिखो इफ द मैन जंप्स, इफ द मैन जंप्स विद ए स्पीड, या सॉरी विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, if the man jumps with a
स्पीड या विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू काट टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। देन फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ काट, देन फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ काट, देन फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ काट। रिकॉइल मतलब कितने रफ्तार से पीछे भागेगा या आगे भागे, जो भी भागे, ठीक है। तो वो आपको निकालना है। आपके पास टाइम है 4 मिनट का, ट्राई करो। देखो, सवाल के लैंग्वेज को पढ़िए, उसके बाद उसको सॉल्व। बोल रहा है कि ये आदमी 2 मीटर पर सेकेंड से कूदा, और ये सवाल पहली बार नहीं बार बार आएगा। 2 मीटर पर सेकेंड से कूदा विथ रिस्पेक्ट टू काट। अब यहां पे आप बोलोगे कि सर काट की तो वेलोसिटी पहले 0 थी, बाद में कुछ हो जाएगी, तो विथ रिस्पेक्ट टू काट जो वेलोसिटी लेना है, काट का कौन सा वेलोसिटी लेना है, बिफोर जंप कि आफ्टर जंप, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर से सुनना, फिर से सुनना। लिखा हुआ है कि मैन जंप्स विथ ए स्पीड या वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू काट, ठीक है। अभी तो काट रुका हुआ, बाद में मूव करने लगेगा, और कई सिचुएशन ऐसा होगा कि पहले भी मूव कर रहा और कूदने के बाद वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन मूव तो करता रहेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू काट में काट की कौन सी वेलोसिटी, बिफोर जंप कि आफ्टर जंप, आफ्टर जंप। जब स्पेशली लिख दे सवाल में कि बिफोर जंप से लेना, तब तो बिफोर जंप लोगे, वर्मा जी लिखें। बट नहीं लिखा हो तो आफ्टर जंप लेना, और उसके पीछे का लॉजिक बताओ कि आफ्टर जंप क्यों। नहीं, पहले क्यों नहीं बताया? देखो, एक्चुअली यहां पे थर्ड लॉ को हम कंसीडर करेंगे। किसको? थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ क्या बोलता है? दोनों पे फोर्स एक साथ लगा होगा। अरे दोनों पे फोर्स एक साथ लगता है, तो जब इस पे फोर्स, अच्छा ये कूदा होगा तो बेसिकली इसके पैर पे फ्रिक्शन लगाओ, और काट पे फ्रिक्शन लगा होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तभी ये कूद पा रहा, ठीक है। ये फ्रिक्शन लेस है, ये नहीं बोले थे कि यहां भी फ्रिक्शन नहीं है ना। कुछ सोच के चला, अच्छा चलो आंसर तो आ गया, अपने को क्या था, है ना। बट जब वो कूदा होगा बेसिकली वो क्या किया, काट को पीछे धक्का दिया होगा, काट उसको आगे धक्का दिया होगा, ठीक है सर, अच्छी बात। दोनों पे फोर्स एक साथ लगेगा कि पहले इस पे लगेगा बाद में काट पे लगेगा? एक साथ लगेगा। मतलब जब ये 2 मीटर पर सेकेंड एक्वायर करेगा तो उस समय काट भी कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर चुका होगा, तो उसके रिलेटिव, अरे काट भी तो उसी के साथ वेलोसिटी एक्वायर कर चुका होगा। अच्छा थोड़े कि ये कूद गया, काट रुका रहेगा, और जब ये कूद गया तब इसको याद आएगा, अच्छा फोर्स तो हम पे भी लगा, हट, साथ साथ लगा। अरे साथ साथ लगा, साइमल्टेनियसली लगता, याद आ रहा है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू काट में काट का कौन सा वेलोसिटी, बिफोर जंप की आफ्टर जंप? आफ्टर जंप, क्योंकि जैसे इसका 2 मीटर पर सेकेंड होगा तब तक इसका भी कुछ वेलोसिटी हो चुका होगा, और इसके रिलेटिव। हाँ, आप सवाल वाला लिख दे स्पेशली कि नहीं आपको बिफोर जंप लेना, तो फिर सवाल देने वाला तो भगवान होता है कि नहीं। थोड़े जे के पेपर में आकर बोलोगे नहीं तू गलत लिखता है, सवाल देने वाला भगवान, बात खत्म। वो दे दिया तो वही मान के चलो, लेकिन नहीं लिखा हो तो आफ्टर जंप। कोई दिक्कत? तो तुरंत पिक्चर बनाओगे, जंप करने के बाद क्या होगा। तो जंप करने के बाद का सिचुएशन हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि काट की वेलोसिटी हो गई v1। अरे हमको नहीं पता आगे गया कि पीछे गया, है ना, हम तो आगे ही माने। अरे हम तो आगे ही माने, अगर आपको फील आ रहा है कि पीछे जाएगा तो कर लो, ठीक है। अच्छा ये तो राइट साइड कूदा, उसका तो पता आदमी का। तो आदमी कितने से कूदा? 2 मीटर पर सेकेंड से, और काट की वेलोसिटी साथ में ऐड हो जाएगी। ये कैसे हो गया? नेट मोशन।
वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। इसी कारण ये v1 है तो इसी डायरेक्शन में है, तो साइन का ध्यान रखते हुए, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिए। लेकिन अब हम इसलिए थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं कि हम इन चीजों पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, है ना। अच्छा सर, अब क्या करें? तो हमको दिख रहा है कि अगर हम इसको सिस्टम ले लें तो इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम का मोमेंटम जो बिफोर जंप था वही आफ्टर जंप होगा। तो सिस्टम का मोमेंटम बिफोर जंप 0 था, तो आफ्टर जंप क्या हो जाएगा बता? 50 2 + v1 और 20 × v1। अरे क्या हुआ? तो ये हो जाएगा 170 भी होगा। खत्म खत्म। समझ में आया? लिखो जल्दी से, फिर बात करते हैं। अभी छुट्टी हो गया क्या? तो छुट्टी हुआ क्या? चल, एक क्वेश्चन बोले थे पिछले क्लास में छापने के लिए। बना 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 वही बना। हाँ, कैनन वाला क्वेश्चन करो, और जो वीडियो देख रहे हो उसको स्क्रीन पर दिख जाएगा क्वेश्चन। ठीक, करो आप लोग करो। अगेन 3 से 4 मिनट बहुत है। पिछले क्लास में जो नहीं आया था व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्वेश्चन डाल दिए थे ऑलरेडी पहले। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मतलब निकाल सकते हो मोबाइल यूज कर। जल्दी करो। चल, तो हाँ जी, ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं। अ कैनन ऑफ मास 5m, कैनन इंक्लूडिंग अ सेल ऑफ मास m, rest on a smooth horizontal ground, fires a shell with its barrel at an angle theta with the horizontal at a velocity u relative to the cannon. ठीक, relative to the cannon, before firing कि after firing? आफ्टर फायरिंग, है ना। u कैनन के रिलेटिव है, थीटा कैनन के रिलेटिव है, ग्राउंड के रिलेटिव नहीं, है ना। और कैनन के किस वेलोसिटी के रिलेटिव? आफ्टर फायरिंग। समझ में? अच्छा, बिफोर फायरिंग का डायग्राम अगर बनाओ तो कैनन और कैनन बॉल इसी में है। अरे तोप इसका मास कितना है? 5m। कितना है? 5m। और इसमें से एक शेल का मास कितना है? m, है ना, जिसको फायर किया गया। तो अगला डायग्राम बना, ये बिफोर का सिचुएशन है। ठीक है, अगला डायग्राम, यू रफ्तार से निकला, थीटा एंगल, अरे है ना। और ये मान लो v1 से पीछे गया। अच्छा, जिसको फायर किए उसका मास क्या है? m, तो बचा कितना मास? 4m। अरे 4m पक्का ना? अच्छा, इस सिस्टम को अगर ध्यान से देखो तो अगेन इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं है। नहीं समझ में? हॉरिजॉन्टल में अभी भी कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दैट मींस इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे? 0। फाइनल मोमेंटम एक्स में कंजर्व करने का, हॉरिजॉन्टल में कंजर्व करने का। समझ में आया? तो इसका क्या लिखोगे? 4m इंटू माइनस v1 उल्टे डायरेक्शन में। अरे हाँ ना बोल। प्लस m हॉरिजॉन्टल u cos थीटा माइनस v1 v1। अरे रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है? u cos थीटा। तो ग्राउंड के रिलेटिव क्या हो जाएगा? माइनस नहीं है तो प्लस ही है।
बट उल्टा वेक्टर है इसलिए माइनस साइन के साथ है। अरे समझ में आया? नेट मोशन अगेन, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, थीटा बता दें, थीटा दिया हुआ है, थीटा मान लो 37 डिग्री मान लो। अब बना के देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द शेल स्ट्राइक्स द ग्राउंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ कैनन। तो यहां से फायर किया जस्ट, अरे है ना, अरे यहां से फायर किया ना। अच्छा वर्टिकल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल में कितना सा जाएगा, यू साइन थीटा इसके रिलेटिव, और ये तो वर्टिकल में मूव भी नहीं कर रहा, तो वर्टिकल में कैनन का रफ्तार क्या बच जाएगा, यू साइन थीटा हो रहा, पता नहीं। V1 बताओ कितना आ रहा है यहां से, मान लो ये थीटा को मान लो 37 डिग्री, लेट सपोज थीटा इज 37 डिग्री। अरे m से m कट जाएगा, कितना, u cos थीटा बाय 5। cos थीटा कैसे बचेगा फिर भी, cos थीटा का वैल्यू तो बोल रहे हैं 4u बाय 25, कितना आ जाएगा, v1 बराबर 4u बाय 25। किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन सही है इसलिए प्लस साइन के साथ आया, अरे आया आया। अच्छा u cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर यू बाय 5। अच्छा ग्राउंड से अगर देखोगे इस कैनन को, आप ग्राउंड से है ना, तो इधर रफ्तार कितना दिखेगा, तो रेंज निकलेगा, अरे रेंज निकलेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता, वर्टिकल वेलोसिटी पता, वर्टिकल में एक्सेलेरेशन पता, कितना एक्सेलेरेशन है वर्टिकल में जी। अरे जब फायर हो गया तो कैनन का फोर्स थोड़ा ही लगता है उस पर, कैनन शक्तिमान थोड़ा ही है ना। अब पूछ ले ग्राउंड से ये कितना एंगल पे फायर होता हुआ दिखेगा, ग्राउंड से ये कितना एंगल पे फायर होता हुआ दिखेगा, तो बोलेगा ये अल्फा एंगल पे दिखेगा, कितने पे, अल्फा पे। तो 10 अल्फा क्या लिख सकते हैं, 3u बाय 5 डिवाइडेड बाय ये घटाओगे 4u बाय 5 माइनस 4u बाय 25। अरे u बाय ux पता नहीं सर, तो ग्राउंड से ये कितना एंगल पे जाते हुए दिखेगा, 10 अल्फा है ना। कैनन के रिस्पेक्ट में कितना से फायर किया गया, 37। कैनन पे बैठ के देखोगे तो 37 पे दिखेगा, और ग्राउंड पे देखोगे तो इस एंगल पे दिखेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 28, एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 28, शुरू हो जाओ। देखते जाओ, स्टार्ट से कर रहे हैं और बिल्कुल तरीके से चलेंगे, कुछ नहीं है, बस सिस्टमैटिक चलना था सवाल में। किसी से कुछ आया आंसर, आंसर नहीं बना, कितना है, अच्छा दूसरा आ गया, चलो कोई बात, ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दे ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, कोई सा भी इक्वेशन लगाते हो चाहे एनर्जी का या मोमेंटम का, तो एक सिस्टम कंसीडर करते हो है ना, और इक्वेशन लगाते हो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में, लगाते हो ना। अच्छा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में सिस्टम चेंज नहीं होता, ये नहीं कि इनिशियल स्टेट पर जब इक्वेशन लगाया तो अलग अलग चीज सिस्टम का हिस्सा था, और फाइनल स्टेट पर जब इक्वेशन लगाया तो अलग अलग चीज सिस्टम का हिस्सा हो गया, नहीं। फिजिकल बाउंड्री से सिस्टम डिफाइन नहीं होता, एक बार जो सिस्टम मान लिए वही सिस्टम रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर वो सिस्टम रहेगा। अगर अगले बार अगला इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो हम सिस्टम बदल सकते हैं, नहीं समझ में। जब एक पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में एक इक्वेशन लगाना चाहते हैं, चाहे एनर्जी का चाहे मोमेंटम का, तो इन दोनों स्टेट में सिस्टम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर अगली बार कोई और एनालिसिस कर रहे हैं तो हम सिस्टम बदल सकते हैं, समझ में आया,
ये चीज समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इक्वेशन लगा रहे हो ना, चाहे एनर्जी का चाहे मोमेंटम का, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट लगाते हो ना, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी या इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इन दोनों में सिस्टम में चेंज नहीं होगा, वो सिस्टम एक ही होगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? ये चीज बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, कोई दिक्कत? पहला बार हम इस पूरे को सिस्टम मान लेते हैं। ध्यान से सुनना, अभी हम कहानी कर रहे हैं बिफोर फर्स्ट जंप। 2 बार कूदा, पहले वो ये कूदा फिर वो कूदा। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो पहले हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं। ध्यान से देखो तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है क्या? अरे बाद में होगा, नहीं होगा, अभी नहीं। अब बोलो कि सर ये कूदा होगा तो इसको पुश किया होगा, बिल्कुल। ये इसको पुश किया होगा तो ये इसको पुश किया होगा, वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स। समझ में? समझ में? तो चलो फर्स्ट जंप के बाद की कहानी लिखते हैं। फर्स्ट जंप के बाद माने, अच्छा ये दोनों तो साथ चलेगा, ये कुछ नहीं किया तो ये पूरा कितना से चलने लगा? v1 से, और ये कितना से इसके रिलेटिव कूदा? u से। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या होगा? -u1 प्लस v1 नहीं बोला, ये बिफोर वाले स्टेट से लेना है आपको रिलेटिव। ये एच.सी. वर्मा जी बोले उस सवाल में, ये खासियत है। तो आप ये u1 प्लस 0 लोगे। अरे वो बोले हैं कि जंप से पहले वाले स्टेट से लेना है, तो ये u1 मैन की वेलोसिटी क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट अभी वाला नहीं, अभी वाला नहीं, बिफोर वाला। तो पहले कितना था? 0। तो मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कितना से जाता हुआ दिखेगा? u1 से, और ये कितना से जाता हुआ दिखेगा? v1 से। दोनों वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये बेसिकली u प्लस 0 हो जाएगा ना बे। क्योंकि वर्मा जी बोल दिए कि भाई इस स्टेट से लेने का नहीं, अगर कुछ नहीं बोलते तो ये लिखते इधर -u प्लस v1। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं इस सिस्टम का, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0, फाइनल मोमेंटम m माइनस u, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम। v1, अरे होगा तो v1 कितना हो जाएगा? समझ में आया? अरे समझ में आया? अच्छा, अब जब वो आदमी कूद गया तो उस आदमी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मर जाए वो, उससे कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि अब इससे ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा ना। अरे ये इस पे इफेक्ट कब डालेगा? जब इससे इंटरेक्ट करेगा, मतलब इस पे फोर्स लगा सकता। अब ये दूर कूद के दूर से फोर्स थोड़ी लगाए, तो ये तो मेरे, अब इससे कोई इंटरेक्शन इसका नहीं है, इसको भगाओ, सिस्टम से बाहर भगाओ, अब इसको इसकी जरूरत नहीं। अब हम सिस्टम इसको लें, है ना? और ये कितने से चल रहा है अभी? v1 से, और v1 कितना है? इतने से चल रहा? अरे इतने से चल रहा है। चलो, कोई दिक्कत? अब बोला कि फिर ये काट से कूदा दूसरा आदमी, और फिर u से कूदा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, काट के रिस्पेक्ट में, जो कि पहले कितने से चल रहा था? v1 से। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस, अरे सर ये कैसे हो गई? नेट मोशन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट बिफोर जंप, क्योंकि वर्मा जी बोले। और कार्ट अब कितने से चलने लगा? तो मान लिया v2 से, हमको क्या पता कि पीछे चला होगा कि आगे चला हो। मान लिए पहले v1 से चल रहा था, अब कितने से चलने लगा? v2 से। डायरेक्शन मान लो, भगवान पे छोड़ दो, अरे है ना, न्यूटन भगवान पे।
फिजिक्स के वही भगवान है ना, अरे फिजिक्स वाले है कि नहीं समझ में। और कैलकुलस वेक्टर, वो क्या वेक्टर में सिंपल सा फंडा क्या वेक्टर का सिंपल सा फंडा क्या, जो नहीं पता है डायरेक्शन, मान लो उल्टा होगा तो अपने आप सही हो जाएगा। कैसे? मैग्नीट्यूड निगेटिव दिखने लगेगा। चल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं फिर से। अच्छा ये मेरा सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसमें नहीं पढ़ने का, अब तो मेरा ये सिस्टम। अरे हाँ ना बोल। तो पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी m प्लस m इंटू mu बाय m प्लस m, इनिशियल मोमेंटम। अच्छा उसी डायरेक्शन को प्लस लेके चल रहा है, बराबर फाइनल मोमेंटम m इंटू यू प्लस v1 का वैल्यू पता है mu बाय m प्लस m, और प्लस कैपिटल M v2। ये कहां से लिख दिया सर? अरे मोमेंटम उस डायरेक्शन को प्लस लिया ना, कोई दिक्कत? ये m प्लस m कट जाएगा, चाहो तो काट सकते हो यहीं पे, है ना। लिख लो आंसर। माइनस साइन क्या बता रहा है? देखो ध्यान से देखो तो ये पूरा जो टर्म है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये माइनस साइन बता रहा है कि ऑब्वियसली आपको जो मिला हुआ एक निगेटिव टर्म है। और यहाँ पे निगेटिव आने का मेन मकसद है कि आप जो v2 निकाले हो वो डायरेक्शन उल्टा माने थे, है ना। मतलब वो काट फाइनली राइट में ना जाके लेफ्ट में मूव कर रहा होगा, कितने रफ्तार से? इस रफ्तार से। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? इरोडोव 1.154 154 इरोडोव 1.154। सुनो पहले क्या बोल रहा था, सुनो। 2 आइडेंटिकल बगीज 1 and 2 with 1 man in each without friction due to inertia। विदाउट फ्रिक्शन मूव कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं होगा तभी मूव कर रहा। ड्यू टू इनर्शिया का मतलब क्या होता है? कि बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना। तो मान लो 2 ट्रैक, ध्यान से सुनो। एक बग्गी ऐसे जा रहा है, मान लो ये बग्गी कितने से जा रहा है? v1 से, और आदमी का मास m है और बग्गी का मास मान लो कैपिटल M, ये इधर से चल रहा है। और दूसरा बग्गी पैरेलल ट्रैक पे इधर से चल रहा है। पहले तो क्वेश्चन समझो, v2 से, कितने से? v2 से। ये m और ये भी m, क्योंकि ये आइडेंटिकल बग्गी। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? पक्का? यही v1 v2 निकालना। बोला क्या कि एक सेकंड, मूविंग विद द सेम डायरेक्शन एंड दिस वेलोसिटी बिकम इक्वल टू v1। ये आदमी कूदा इस डायरेक्शन और ये आदमी कूदा इस डायरेक्शन। बिल्कुल ध्यान से सुना, ये कूदा इस डायरेक्शन में और ये कूदा इस डायरेक्शन में, बग्गी के परपेंडिकुलर कूदा। मतलब बग्गी के डायरेक्शन में यानी मोशन के डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, पहला चीज इंपॉर्टेंट बात। अच्छा ये जैसे इसमें कूदा, अच्छा दोनों इन्हें की कूदा तभी कूदा, दोनों एक साथ कूद चुका है ना। कूदा, ये इसमें गिरा और ये इसमें, ये जैसे इसमें गिरा ये बग्गी रुक गया, और ये इसमें गिरा तो इसी डायरेक्शन में बग्गी चलता रहा, लेकिन रफ्तार v2 से चेंज होकर v हो गया, स्मॉल v लिखा हुआ है ना। अरे है ना। अच्छा ईच बग्गी विदाउट मैन वेज m और आदमी का मास m है, वो तो सही है हम लिखे है ना। बग्गी का मास कैपिटल M और आदमी का मास स्मॉल m। तो आपको v1 और v2 बताना है, मतलब वो पहले किस रफ्तार से चल रहा था, पहले वो किस रफ्तार से चल रहा था। गलत मेथड, पहले क्या करते हैं? गलत मेथड। गलत मेथड में आप बोलोगे कि ये सर यहां से कूद गया, अरे कूद गया
कूद गया, तो आप मस्त बोलोगे कि ये जब कूदा तो इसका रफ्तार v1 से चेंज होकर क्या हो गया, v2। क्या हो गया, v2। और आप इक्वेशन लिख दिए, देखो आप क्या इक्वेशन लिख दिए, m प्लस m इंटू v1 बराबर m v2। ध्यान से सुनना, गलत सॉल्यूशन है, ठीक है। हम बोले ये जैसे कूदा तो इसका रफ्तार क्या हो गया, चेंज होके v2। अरे क्या हो गया इसका रफ्तार, v2। कुछ नहीं समझ में आया। ये जैसे इसमें कूदा तो ये जब इससे बाहर निकला तो इसका रफ्तार, बग्गी का रफ्तार चेंज होके क्या हो गया, v2। और इक्वेशन लिख दिए, बोले कि हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं है एक्सटर्नल, अरे नहीं है ना, तो मोमेंटम कंजर्वेशन मस्त हॉरिजॉन्टल में कर दिए इस डायरेक्शन में। इसी को x मान लो, इसको x मान लिया, इसको y। और जो वर्टिकल है वो किधर है, z। ग्रेविटी अंदर लग रहा है, ये टॉप व्यू है। अरे बग्गी ऐसे नहीं चल रहा, बग्गी ऐसे चल रहा, हाँ हाँ। अब छत पर से देख ले, समझ में, औकात में बात कर। इसमें क्या गलती है कोई बताएगा, जल्दी से बताओ इसमें गलती, इस इक्वेशन में क्या गलती है कोई बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं जल्दी से, और वो बता चुके हैं। अगेन हम ऐसा कुछ भी आपसे नहीं पूछेंगे जो नहीं बताएं। अमन पैर नीचे करके सीधा होकर बैठो, क्लासरूम में हो, ठीक है। इसी चीज के लिए इसका बैंड बजाए थे लास्ट क्लास में, आप नहीं थे शायद, तो लास्ट क्लास में जो जो आया था वो बता देना उसका कैसे कैसे बैंड बजा था, ठीक। इसमें क्या गलती, जल्दी से कोई बताओ। अबे सिस्टम गलत लिए हैं। जब हम इस दोनों को सिस्टम लिए तो बिफोर और आफ्टर में मास चेंज नहीं हो सकता। देखो ना, मास अलग कर दिए, बिफोर जंप इसको सिस्टम लिए और आफ्टर जंप सिर्फ बग्गी को सिस्टम लिए। कुछ नहीं समझ में आया। पहला गलती मिला, नहीं पॉसिबल है। कितनी बार बोले, अगर आप इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हो तो सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, सिस्टम का मास नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है, सिस्टम का मास सिर्फ एक जगह बदलेगा, जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में भी लास्ट न्यूक्लियर फिजिक्स, उससे पहले अगर कोई सिस्टम का मास बदल रहे हो तो गड़बड़ है, ठीक है। सिस्टम का मास एनर्जी में एक ही जगह कन्वर्ट होता है, कहां, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो उससे पहले सिस्टम के मास में कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ये अगर किसी के दिमाग में आ रहा ना तो बहुत टैलेंटेड हो, चले जाओ दूसरी जगह, आपके लिए व्यवस्था है, यहां कोई व्यवस्था नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, है ना। मेरे बस के बाहर की चीज है। आप अभी भी अगर आप आइंस्टीन का इक्वेशन लगा दे रहे हो मास एनर्जी कन्वर्जन वाला, तो बहुत टैलेंटेड हो, आप कहीं और जाओ, ठीक है। सिस्टम का मास नहीं बदल सकता है। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, तो ऐसा करते हैं सर, ये कूदा तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v2 हो गई होगी या v1 डैश हो गई होगी, और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई होगी, है ना। कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, आदमी का मान लिए ये v1 और v2 था, तो मान लो जंप के बाद ये v1 डैश हो गया, ये v2 डैश हो गया, ये कर सकते हो। इक्वेशन लिखना, 4 अननोन दिखेगा। कितना, 4 अननोन। ट्राई करना खुद से, कोई दिक्कत। 4 अननोन, 2 इक्वेशन, जो कि पॉसिबल नहीं। तो क्या करना होगा, यहां पे आपको फोर्स एनालिसिस यूज करना होगा। आपको फोर्स एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। याद आ रहा है, वर्क एनर्जी में भी जब एनर्जी से सिर्फ काम नहीं चल रहा था तो फोर्स एनालिसिस लेना पड़ा कि रस्सी में टेंशन 0 नहीं हो। तो एनर्जी मेथड भी फास्ट है, मोमेंटम मेथड भी फास्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स एनालिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
फोर्स एनालिसिस तब भी जरूरी हो सकता है, फोर्स एनालिसिस तब भी जरूरी हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो यहां पे हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा? फोर्स एनालिसिस का। अच्छा सर वो कैसे? तो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। ये बग्गी ऐसे है और ये बग्गी ऐसे, कोई दिक्कत? ये कितने से इधर चल रहा था? और ये V1 और ये V2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का ध्यान से सुनना। जब ये आदमी इससे इधर कूद रहा होगा, पहले वाले आदमी का बात कर रहे हैं, जब पहला आदमी इससे इधर कूद रहा होगा तो वो इस बग्गी पे फोर्स किधर लगाएगा? अपवर्ड नहीं, वाई में। वह अपवर्ड नहीं, वैसे पुश करेगा पीछे। इस फोर्स का इस एक्स में क्या कंपोनेंट है? कोई नहीं। मतलब ये फोर्स इस वेलोसिटी को तो नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। अब आप बोलोगे सर ये फोर्स तो बग्गी को इधर ठेल देगा। अबे तो बग्गी रेल ट्रैक पे चलता है ना, ऐसा थोड़ा कि हल्का धक्का मारोगे और पलट जाएगा उधर। ट्रेन में चल रहे, दीवार पे ऐसे लात मारे, ट्रेन पलट गया। अबे ट्रैक से भी तो इधर फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस कर लेगा। बट इतना तो श्योर है कि इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, और अगर इस डायरेक्शन में नहीं है तो इस V1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह जब ये आदमी से कूदा होगा, बोला परपेंडिकुलर, इसलिए लिखा हुआ कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कूद रहा। क्या बोल रहा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कूद रहा। समझ में आया? अरे समझ में आया? अच्छा मतलब ये जब इससे कूदा होगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इसके भी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा बग्गी भी उस आदमी पर फोर्स इधर लगाया होगा, लगाया होगा, तो उस आदमी को वेलोसिटी किधर मिलेगी? इधर। जो इस पे कूदा उसको वेलोसिटी इधर मिलेगी, है ना? तो अब जब हवा में है तब की बात करते हैं। ये जस्ट इससे कूद गया और ये इससे कूद गया, तब की बात करते हैं। ये हवा में पहला आदमी, यहां बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसका वेलोसिटी मेरे हिसाब से कुछ ऐसा दिखेगा। ये पहला आदमी है ना, इसका वेलोसिटी मेरे हिसाब से दिखेगा u1 डैश और इस डायरेक्शन में v1। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल। अरे बग्गी के रिलेटिव यू से कूदा, लेकिन ये भी तो v1 से चल रहा था, तो इसका इधर वाला वेलोसिटी अचानक से गायब थोड़ी हो जाएगा। याद है प्लेन से छोड़ने वाला, भगवान, तो इसका जो इधर वाला वेलोसिटी था इस आदमी का वो तो बना ही रहेगा। ये कौन सा आदमी है? पहला आदमी। कुछ नहीं समझ में आ रहा? आ रहा? अरे ये बग्गी के रिलेटिव परपेंडिकुलर कूदा, लेकिन बग्गी इधर मूव कर रहा था तो इसके पास इधर भी वेलोसिटी है। तो ये जब ऐसे कूदेगा ना तो इसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। अच्छा इसके बारे में हम नहीं जानते, बट ये तो v1 होगा। उसी तरह जो आदमी इससे कूदा, इससे, उसकी वेलोसिटी मेरे हिसाब से कुछ ऐसे होगी। मान लो u2 डैश, ये u1 डैश बोल रहे हैं, इधर u2 डैश, लेकिन इधर कितना होगा पक्का? v2 100%। इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा बना दे क्या? मान लो ये बग्गी है, ये दूसरा आदमी है, ठीक है। ये बग्गी पहले कितने से चला था? v1 से। तो इस आदमी के कूदने से भी इसके रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आदमी जो कूदा तो ये ग्राउंड से कैसे चलता हुआ दिखेगा? इधर इसका वेलोसिटी होगा u1 डैश और इधर v1। अरे होगा, ये v1 कहां से आया? इनर्शिया, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इस पर कोई फोर्स नहीं लगा तो जो वेलोसिटी था वो मेंटेन रहेगा। उसी तरह ये दूसरा आदमी जब कूदा तो इस बग्गी के वेलोसिटी पे कोई रफ्तार, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर
U2 डैश और इधर V2, हां कि ना? अरे हां कि ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा। टफ होगा हमको लग पता, बट ये फोर्स एनालिसिस अगर आप समझ गए तो मेरे हिसाब से बहुत टफ नहीं है। समझ गए? अच्छा, ये जब इस पे लैंड करेगा अगेन, ध्यान से सुना, तो लैंडिंग का फोर्स, अगर इस दोनों को सिस्टम ले लो, इस दोनों को, तो लैंडिंग का फोर्स क्या हो जाएगा? इंटरनल। अरे ये जो लैंड करेगा, तो जो लैंड करेगा तो फ्रिक्शन नॉर्मल वगैरह लगेगा, वो इंटरनल। अरे है ना, हम इसको सिस्टम ले रहे हैं। पहला आदमी और दूसरा बग्गी को हम क्या मान रहे हैं? सिस्टम। ये और ये पहला बग्गी और दूसरा आदमी को आप क्या मान रहे हैं? सिस्टम। हवा में दोनों आदमी, है ना, और रफ्तार भी सबका पता है। अच्छा, जब ये कूदेगा तो जो भी लैंडिंग का फोर्स है वो इंटरनल। और ध्यान से देखो तो अभी भी इस बग्गी और इस आदमी पे जमीन से नॉर्मल लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, नॉर्मल mg, लेकिन अभी भी x में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब x में मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, हर स्टेप को समझना। जैसे ही ये आदमी इस बग्गी में पहुंचा, अच्छा सॉरी, ये पहुंचेगा ना, इसको हम सिस्टम ले रहे हैं, एक सिस्टम ये और एक सिस्टम ये। और देखना, बिफोर और आफ्टर में हम मास में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सिस्टम के एलिमेंट्स में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। चलो, ये बोला कि ये जैसे इस पे कूदा तो ये रुक गया सर, अरे रुक गया ना। अच्छा, वाई में मेरा कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। अब बोलोगे सर ये U2 डैश, अबे इसे कोई परेशानी नहीं, तो वाई में है ना, वो जब कूदा होगा ना इस पे, तो इधर के रिलेटिव U2 डैश रहा होगा जिसको फ्रिक्शन रोक लिया हो, और है भी तो इंटरनल। और वाई में मेरा कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, एक्स में इंटरेस्ट है मेरा। ये आदमी जैसे इस बग्गी पे कूदा तो ये बग्गी और आदमी आ गया रेस्ट पे, आ गया, बोल रहा रुक गया। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं हॉरिजॉन्टल में, किसमें? हॉरिजॉन्टल में। इसका मोमेंटम इधर क्या आदमी का? mv2 प्लस mv1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, ये जो कूदा इस पे, ये कूदा और इस पे चला गया, तो जब ये हवा में था तब से इसको सिस्टम ले ली, और जब ये हवा में था तो इसको सिस्टम ले ली। हाँ ना बोल। अब देखना, तो बिफोर, अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हाँ ले लो, इसको माइनस ले लो, चलेगा। हाँ, इसको माइनस ले लेते हैं, इधर वाले को, चलेगा। और ये जब इस पे कूदा तो बोला इसी डायरेक्शन में चल रहा है, बट रफ्तार क्या हो गया? स्मॉल भी हो गया। अच्छा, इसी डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं इसके लिए, तो अगला इक्वेशन क्या लिखेंगे इसके लिए? ये जब इस पे कूद गया तो इसका रफ्तार हो गया स्मॉल v, है ना, ये कैपिटल V है जो अननोन है। कोई दिक्कत? चलो, पहले इस सिस्टम का मोमेंटम लिखो x में, कैपिटल M v2, और वो उधर था माइनस स्मॉल m v1, अरे हाँ ना बोल, बराबर m प्लस m स्मॉल v। अरे होगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, कितना अननोन? 2 अननोन। कौन कौन सा? v1 v2। कितना इक्वेशन? 2 इक्वेशन। सॉल्व होगा कि सॉल्व करना भी बता दें? हिंट दे देते हैं, है ना। ये देखो, ये है माइनस mv1 और यहां है माइनस स्मॉल m, ठीक है। ये है कैपिटल M
V2, इसको कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दो, इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दो, इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, जोड़ो, एक टर्म गायब हो जाएगा। मेरे मुंह मत देखो, मेरा मुंह देखने से कुछ नहीं समझ में आने वाला। और ये स्टेप क्यों गलत है ये भी लिख लेना। सिस्टम का मास चेंज नहीं होता, सिस्टम बीच में चेंज नहीं हो जाता। समझ में आया? सॉल्व भी हम ही करें क्या? कर देते हैं, हमको पता है आपसे तो होगा नहीं। पहला इक्वेशन को कैपिटल M से किए तो कितना हो जाएगा, माइनस m v2 प्लस m स्क्वायर v1 बराबर 0। दूसरे को स्मॉल m से करोगे तो m v2 माइनस m स्क्वायर v1 बराबर स्मॉल m से किया ना m v और m स्क्वायर v। तो ये ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा v1 और यहां बचेगा कैपिटल M स्क्वायर माइनस स्मॉल m स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, m प्लस m इंटू m माइनस m, और ये इधर से कुछ कॉमन ले सकते क्या? सही तो था ये, है ना। स्मॉल m कॉमन ले लो तो m प्लस एम वी, स्मॉल v है ये, है ना, ये छोटा वाला भी था। तो m प्लस m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से v1 आ जाएगा स्मॉल m स्मॉल v डिवाइडेड बाय m माइनस m। देखो तो यही है क्या आंसर? जल्दी से देखो। अच्छा, आंसर भी देखने नहीं आता आपको। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? आई होप समझ में आया हो। तो होमवर्क लिख लो, 1.154, 1.160, 1.161 यही डिस्कशन का पार्ट होगा। और एग्जाम्पल नंबर HC वर्मा में एग्जाम्पल नंबर 28 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, ये HCV का, ये HCV का है और ये यूरोडोव का क्वेश्चन नंबर 52 है और एग्जाम्पल नंबर 28 है ना। तो यही अपने अगले क्लास के डिस्कशन का पार्ट रहेगा। कोई दिक्कत? और कर क्या आना है सबको? अच्छा ये बता, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, आप बोलोगे कि सर क्या निकालना है, V2 हट गया, V1 निकालना है, तो वहीं पे चेंज कर सकते हो। कैपिटल M V1 है ना, और नीचे स्मॉल m V1 है, ऊपर को स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों निकल गया? ठीक, हाँ, माइनस साइन और उल्टा डायरेक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। अबे तो इसका मतलब है कि जो एक का डायरेक्शन है उसका उल्टा दूसरा है, क्योंकि वहां देखो जो V और U है ना वो बोल्ड में लिखा हुआ, ध्यान से देखो ना। बोल्ड का मतलब समझते हो? वेक्टर। रुको रुको रुको, इसको समझा देते हैं, इसको अभी भी परेशानी है, समझा देते हैं। हम जो लिखे हैं ये मान के चले हैं कि ये मैग्नीट्यूड आया, वो मैग्नीट्यूड नहीं लिखा। वो क्या लिखा पता? वो वेक्टर लिखा है, V1 वेक्टर और V2 वेक्टर लिखा। तो अगर आप V1 वेक्टर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? V1 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसमें स्मॉल v को कोई तो डायरेक्शन लिए होगे, तो स्मॉल v ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला है ना। तो ये किधर चल रहा था? पहला उल्टा चल रहा था, माइनस
क्या है वो? स्मॉल भी। स्मॉल भी का उल्टा है V1। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया? हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले, वो भाई साहब में आंसर में वेक्टर का डायरेक्शन लिख दिए हैं, तो ऑब्वियसली V1 V2 उल्टा है। और बोला कि V2 उसी डायरेक्शन में रह गया, मतलब V और V2 तो सेम डायरेक्शन में है, उल्टा ऑब्वियसली कौन रहा होगा? V1। तो यहां माइनस साइन लगा हुआ। कुछ नहीं समझ में? अरे कुछ नहीं समझ में?